हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो ये सेकंड पार्ट है हमारा यूनिट 5 का। ठीक है, अर्बन सोशियोलॉजी का। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री या कॉमर्स है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ही जो मैंने ऊपर उसकी डार्विन की थ्योरी जो मैंने डिस्कस की थी, जिसमें हर सोसाइटी में एक ऐसी कम्युनिटी होती है या एक या अनेक कम्युनिटीज होती हैं जिनका अनदर मतलब जो कम्युनिटीज होती हैं अनदर स्पीसीज की यहाँ बात हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं उनका डोमिनेंस होता है। तो इस थ्योरी में भी वही बात की है पार्क ने कि जो इंडस्ट्री और कॉमर्स है वो इस समय पे जो इंडस्ट्री और कॉमर्स में लोग जो काम कर रहे हैं, यानी जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनका अनदर स्पीसीज पे जो अन्य कार्य कर रहे हैं उन लोगों पे कहीं ना कहीं डोमिनेंस है। और ये लोग जो सोसाइटी में बेस्ट प्लेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सिटीज में जो इंडस्ट्री और कॉमर्स में इनके पास बेस्ट लोकेशन पे घर है, बेस्ट लोकेशन पे इनकी ऑफिसेज है। तो एक कहीं ना कहीं ये स्पीसीज जो मतलब ह्यूमन को एक ही स्पीसीज है, बट यहाँ पे जो हम बायोलॉजी में जो बात की है डार्विन ने कि कोई ना कोई स्पीसीज ऐसी होती है जो दूसरे स्पीसीज पे एक तरीके से मान के चलिए कि दो लोग हैं, एक डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इस टाइम पे इनके कहने का मतलब है एड्जा पार्क का कि इंडस्ट्री और कॉमर्स लोगों पे डोमिनेट कर रही है और जो लोग इनमें हैं वो कहीं ना कहीं बेस्ट लोकेशन बेस्ट सब कुछ लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लुइस विर्थ की जो थ्योरी है उसके बारे में हल्का फुल्का बात कर ले। बुक में कुछ खास इसके बारे में बात नहीं की गई है। तो ये ह्यूमन इकोलॉजी को बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मानते हैं सिटी के बारे में, क्योंकि ये ह्यूमन इकोलॉजी कहीं ना कहीं हमें बताता है कि सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है, सोसाइटी में किस तरीके से अर्बन एरिया में कंपटीशन एंड एवरीथिंग। उसके बाद इसके अलावा जो दो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो वो बात करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल साइकोलॉजी की है। जस्ट आपको लिखना है, कुछ भी यहाँ पे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें कुछ डिस्क्राइब नहीं है। और यहाँ पे रेडफील्ड जो है वो सिटी को देखते हैं कि वो एक बहुत ही वास्ट एरिया है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बदल रहा है और एकदम जो फोक सोसाइटी यानी गांव है उससे ऑपोजिट है सिटी। तो ये बोल रहे हैं कि रेडफील्ड कि जो शहर है वो बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड और हमेशा चेंज हो रहा है, और जो गांव है उससे एकदम ऑपोजिट है। ठीक है, और जब ये आइडियल टाइप फोक सोसाइटी की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, तो बताते हैं कि छोटा है, आइसोलेटेड है मतलब अकेला है, उसके बाद होमोजीनियस है और एक तरीके की स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप सॉलिडारिटी है, मतलब एकदम जो एकता की बात होती है वो यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, अब हम थ्री मेजर क्रिटिसिज्म की बात करें। अब इसमें बात की गई है कि जो सिटी है, अब अजम्पशन है कि सिटी जो है वो ऑटोमेटिक फोर्स जो होता है कंपटीशन और सिलेक्शन का, उस वजह से ग्रोथ होता है। तो जो डार्वी है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो रेसिडेंशियल लोकेशन है वो फंक्शन ऑफ पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, तो डार्वी का यहाँ पे कहना ये है, इसमें बहुत शॉर्ट में हमने लिखने की कोशिश की है कि जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक फोर्सेस या कंपटीशन या सिलेक्शन, मतलब मान लीजिए जिसके पास पैसा है वो अच्छा लोकेशन लेगा और वो अच्छा सिलेक्ट कर पाएगा, बात की गई है थ्योरी में। लेकिन डार्वी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, मतलब वो बोलते हैं कि ऐसा कोई यूनिफॉर्म पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता जैसा इस थ्योरी में बात की गई है। सिटीज मनमाने ढंग से मतलब हो रही हैं, फैल रही हैं, बन रही हैं, ऐसा कुछ हमें पैटर्न देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो जिस इस सेकेंड व्यू में ये हमें देखने को मिलता है कि मोड ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस में कि कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल जो रिसर्च होता है उसमें कि इकोलॉजिकल कोरिलेशन को इंडिविजुअल कोरिलेशन से डिफरेंट करके देखा जाता है। यानी यहाँ पे जो इकोलॉजिकल अप्रोच है उसमें इकोलॉजिकल कोरिलेशन पे काफ़ी फोकस किया जाता है, जहाँ रॉबिन्सन हमें एक पॉइंट बताते हैं कि इंडिविजुअल जो कोरिलेशन है या इंडिविजुअल जो है वो भी बहुत मैटर करता है, केवल हम कम्युनिटी पे फोकस नहीं कर सकते।
उसके बाद जो ह्यूमन इकोलॉजी है वो लोकेशन को केवल इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन पे हमें बताने की कोशिश करती है कि इकोनॉमिक के टर्म्स में कितना बढ़ रहा है, मतलब पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप कितना ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फियरे हैं वो बताते हैं कि स्पेस, कोई भी जगह आपको खरीदनी है तो वो दो कारणों की वजह से, सिंबॉलिक और इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब उसका कुछ कोई कोई लोग होते हैं कि मान लीजिए कि उनको मंदिर के पास रहना है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो उनके लिए वहाँ की वैल्यू बढ़ गई, और किसी को नहीं रहना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उनका जस्ट इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। तो इनके कहने का मतलब है कि जो सेंटिमेंट होता है और इकोनॉमिक रैशनैलिटी होती है, दोनों मैटर करता है। केवल कि ये एरिया है तो इतना पैसा हम दे देंगे तो मिल जाएगा, पैसा मतलब इसमें ह्यूमन इकोलॉजी में हमें ज्यादा पैसे पे फोकस किया गया, इकोनॉमी मतलब बेसिकली धन से कितना संबंधित है या वैल्यू से कितना डिपेंड मतलब है। लेकिन यहाँ पे फेरे बात करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे रिलीजियस रीजन्स की वजह से लोग रहते हैं, कोई एरिया होता है जहाँ से उनकी ऑफिस है तो उसकी मतलब वैल्यू उसी पर डिपेंड करती है जितना उनके लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर देती हूँ इस वाले को। मान लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया पसंद आया जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, लेकिन वहां पे एक ऐसा रीजन है, मान लीजिए कि आप डॉक्टर है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, और आपका हॉस्पिटल एकदम पास में है, तो आप कहेंगे चलो ठीक है मैं 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा लेकिन मुझे इस जगह पे चाहिए। तो इसकी सिंबॉलिक की बात करें, कोई रिलीजियस पर्सन है, उसको मंदिर के पास या मस्जिद के पास या गुरुद्वारे के पास रहना है, तो उसके लिए वो उसकी वैल्यू, उसका सिंबॉलिक रीजन भी है और उसके वैल्यू जो है वो उससे एक्स्ट्रा देने को भी तैयार, यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। लेकिन जो ह्यूमन इकोलॉजी थ्योरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं शिकागो स्कूल की, वो कहती है कि केवल इकोनॉमिक होता है, मतलब जितने का है उतना खरीदेंगे नहीं। लेकिन ये लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उसके अदर भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी इसकी लिमिटेशन है वो इसको फिर भी इकोलॉजिकल अप्रोच को हम वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच में से अर्बन सोशियोलॉजी की रियलिटी या सोशल रियलिटी समझने के लिए मानते हैं। उसके बाद हावले जो है वो हमें बताते हैं कि जो सोशल प्रोसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं, एडजस्ट होते रहते हैं, और इसी में हम इन्वेजन, सक्सेशन और कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आपने वर्जीज का जोनल मॉडल जो है वो 4th चैप्टर में पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि ग्रोइंग डिमांड फॉर लैंड ऑफ इमिग्रेंट पॉपुलेशन फॉर हाउसिंग एंड अदर एक्टिविटीज फोर्स देम टू मूव टू आउटर एरियाज। तो ये जो इनका जनरल मॉडल है उसमें बोलते हैं कि जो इमिग्रेंट है, जो लोग आए हैं अपने गांव को छोड़ के शहरों की तरफ, या तो जॉब के लिए या कुछ भी के लिए, तो घर रहने के स्थान और भी कामों के लिए उनको क्या होता है कि शहरों में तो वो आए हैं लेकिन फिर भी वो आउटर एरियाज में, यानी बाहरी जो जोन है उधर की तरफ जाने को मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज उधर थोड़ा सस्ता भी हो सकता है, घर भी मिल जाएगा, शहर तो महंगा है ना, मेजर जो एरिया है वो महंगा हो सकता है। अब इन्वेजन, इन्वेजन आपको पता है कि एक नेगेटिव वर्ड है। जब हम कहते हैं कि मुगलों का इन्वेजन हमारे भारत में हुआ, या जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे किंग्स रहे थे उनका इन्वेजन हुआ, इन्वेजन को हम मानते हैं कि किसी और के एरिया में आपने कब्जा कर लिया, ठीक है, तो इन्वेजन को नेगेटिव माना जाता है। तो इसका इन्वेजन का मतलब अर्बन सोशियोलॉजी में क्या होता है, इनफ्लो ऑफ रूरल पॉपुलेशन टुवर्ड द सिटी सेंटर फॉर वेरियस पर्पस। गांव से जो पॉपुलेशन है, गांव की जो पॉपुलेशन है वो शहर के सेंटर, जो सिटी सेंटर्स हैं, वहां पे अलग अलग कामों के लिए आ रही है, शॉपिंग के लिए आ सकती है, रहने के लिए आ सकती है, जॉब के लिए आ सकती है, बहुत सारे, जैसे कि नेगेटिव कॉन्टेशन है। और नेगेटिव एक तरीके से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो पहले से वहाँ के निवासी हैं सिटी सेंटर्स के, शहरों के, वो जो फ्रेश माइग्रेंट्स होते हैं, जो नए नए लोग इधर आ रहे हैं शहरों की तरफ, उनके प्रति एक नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, ठीक है, नेगेटिव एक सेंटिमेंट रखते हैं। सक्सेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस दैट शोज सक्सेसिव मूवमेंट ऑफ पीपल इन आउटवर्ड जोन्स एज नीड अराइज, मूवमेंट नाइदर अब्रप्ट नॉर यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जो सक्सेशन होता है मतलब जो शहर में लोग पहले से रह रहे हैं उनका आउटर जोन्स की तरफ जाना, जैसे भी उनकी आवश्यकता बढ़ी, ठीक है। अब जो ये सेंटर से जो बाहरी जोन पे जा रहे हैं, मैंने आज मैं ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक पॉइंट है, सिटी सेंटर है, उससे बाहर की तरफ अगर आप दिल्ली में हैं तो समझ लीजिए कि नोएडा की तरफ जा रहे हैं, तो किसी भी रीजंस की वजह से,
तो ये जो मूवमेंट है जाने का, ये ना यूनिफॉर्म है ना अब्रप्ट है, ठीक है। हम इसको एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसा ही मूवमेंट है, हम एकदम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो आउटर जोन पे लोग रह रहे हैं, जो उस एरिया में भी तो कोई लोग रह रहे होंगे ना, जिस तरह से ये शहरों से निकल के बाहर की एरिया की तरफ जो जा रहे हैं लोग, तो जो बाहरी एरिया है शहर के, वहां पे तो लोग रह ही रहे होंगे। तो जो वहां के लोग हैं वो ऐसा फील करते हैं कि जो ये शहरी लोग इधर एरिया में आके रह रहे हैं, उनका जो इकोलॉजी है या जो नेचर है वो कहीं ना कहीं उसे खराब कर रहे हैं, उस पर अटैक है, ठीक है। उसके बाद ब्रुकलिन रिवील्स, तो ये हमें बताते हैं कि अगर हमें इकोलॉजिकल डेटा चाहिए, ठीक है, या इकोलॉजिकल डेटा को हमें समझना है, तो हमें बहुत सारे सोशल इकोनॉमिकल जो डेटाज है उनको इनकॉर्पोरेट करना होगा, और जो भी इकोनॉमिक या नेशनल और रीजनल लेवल पे जो भी ट्रेंड्स हैं जो उनको भी हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अकर्स ड्यू टू लार्ज रेट ऑफ इमिग्रेशन ऑफ अ रूरल पॉपुलेशन टुवर्ड द सिटी। यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं गांवों से निकल के शहरों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, अर्बन अर्बन माइग्रेशन हो सकता है और रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है, लीड्स टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन सिटी विद अ वेरिएबल डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन। एक शहर से निकल के दूसरे शहर में भी माइग्रेशन हो सकता है, यानी दिल्ली से निकल के आप मुंबई चले गए, मुंबई से निकल के चेन्नई चले गए, या आप किसी गांव से शहर की तरफ भी जा रहे हैं, दोनों प्रकार का होता है। और बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अलग अलग टाइप के सिटी में इकट्ठा हो जाते हैं। फास्ट ग्रोइंग, जो बहुत तेजी से पॉपुलेशन जब बढ़ती है, पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, एक ये सिग्निफिकेंट इंडिकेटर होता है, एक दिखाने का तरीका होता है कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। किस वजह से बढ़ता है, मार्केट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लिंकेज हो सकता है, इकोनॉमी हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत हॉस्पिटल हो सकता है, बेटर सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारा लंबा लिस्ट है। लेकिन इकोनॉमिक और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इकोनॉमिक इज सोशल डिप्राइवेशन विद ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम दी कोर। एक कहीं ना कहीं मान लीजिए कि जॉब की तलाश में ऐसे लोग निकल के जा रहे हैं, तो उस प्रकार की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाती जो दूर से वो देख के गए होते हैं, ठीक है। सो एथिक कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें तो क्या होता है, रेसिडेंशियल डिफरेंस होता है अर्बन पॉपुलेशन में, यानी अलग अलग प्रकार के लोग शहरों में रहते हैं। आपने देखा होगा आप ही के एरिया में आप किसी पर्टिकुलर अलग कास्ट के होंगे, कोई अलग कास्ट, दूसरा कोई दूसरे कास्ट का होगा, या कोई अलग धर्म का होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो पॉपुलेशन है वो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके की डिफरेंसेस क्रिएट करती है, एक सेकेंड, यहाँ पे टेंडेंसी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बी, तो आगे इसमें बुक में डिस्कस किया गया, मान लीजिए एक ही कल्चर के लोग या एक ही टाइप के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक जो इफेक्ट होता है या जो आइडिया होता है या जो भी उनका कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं बच जाता है, वो इस तरीके से ख़त्म नहीं होता, जो कि ऐसे अलग अलग एरियाज़ में, मतलब एक एरियाज़ में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। तो अगर हम स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन या सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो बेसिकली टेंडेंसी ये है, जो कि कैपिटलिज्म की टेंडेंसी है, वही यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का। कुछ लोगों के हाथ में राजनीतिक और आर्थिक पावर आ जाता है, और कुछ लोग एकदम खाली हाथ होते हैं, जो एक डिफरेंस हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है, उसी की जनरल बात की गई है। अगर सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, उनके बीच में जो डिवाइड है वो और ज़्यादा बढ़ना, यानी किसी की कमाई कितनी है, क्या स्टेटस है, सोशल स्टेटस क्या है, और अदर क्राइटेरियाज की वजह से, ठीक है। किस कारण से होता है, स्पेशल आइसोलेशन की वजह से या रीअरेंजमेंट ऑफ रेसिडेंशियल पैटर्न,
अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, या जो रहन सहन का तरीका है, मान लीजिए अमीरों का ये एरिया है, ए एरिया में अमीर लोग रह रहे हैं, बी एरिया में गरीब लोग रह रहे हैं, सी एरिया में इस कास्ट के लोग रह रहे हैं, डी एरिया में इस रिलीजन के लोग रह रहे हैं, इसको हम सेग्रीगेशन कह सकते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि सोशल डिस्टेंस लोगों के बीच में, अलग अलग लोकेलिटीज़ के बीच में फैल जाता है। मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल लीजिए कि दो धर्म के लोग दो अलग अलग एरियाज में रह रहे हैं, उनके बीच में इशूज होती गई और वो और एक दूसरे से डिस्टेंट होते गए, ठीक है। अब सेग्रीगेशन जो होता है वो क्यों होता है? कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। कहीं ना अब मान लीजिए एक एरिया है, एरिया में केवल फ्लैट्स या मान लीजिए जमीन जो है वो 2 करोड़ की है, तो वहाँ पे 2 करोड़ अफोर्ड करने वाले ही रहेंगे। कहीं ना कहीं जो पुअर लोग हैं या ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसे हम स्लम बोलते हैं या रहने लायक एरिया नहीं बोलते हैं, गंदा, वो कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा और वो एक जो लेवल की सोसाइटी या सिटी है वो या एरिया है एक पर्टिकुलर, उसका कहीं ना कहीं एक डिमांड बढ़ेगा अमीरों के बीच में। तो कहीं ना कहीं अमीरों और गरीबों के बीच में एक लाइन खिंच गई। आपने देखा होगा जहाँ पे फ्लैट्स बहुत बड़े बड़े बने होते हैं, अगर आप दिल्ली में रहने वाले नोएडा वगैरह की तरफ जाते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ फ्लैट्स काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं। उसके आसपास हमें स्लम देखने का बहुत मिलेगा। रीज़न क्या है? स्लम में रहने वाले लोग वहाँ काम करते हैं, लेकिन आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन बिना ड्रॉ किए देख सकते हैं कि हाँ, उस फ्लैट में रहने वाले लोगों के बीच में, उनके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। रॉबर्ट पार्क की बात करें तो ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन है वो को रिलेटेड है सोशल डिस्टेंस से। मतलब रहन सहन का जो हम दूरी बनाते जा रहे हैं, जो समाज में दूरी आती जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे रहन सहन या कहाँ हम रह रहे हैं, एरिया किस एरिया में हम रह रहे हैं, उसमें भी हमें झलकने लगती है। उसके बाद अगर हम ये एस जो इनका नाम सब्जॉर्ग या जो भी है, आई एम सॉरी, आपको पता हो किस तरीके से बोलते हैं, तो ये हमें एक स्टडी में बताते हैं कि ये जो सोशल सेग्रीगेशन, जो अलग हम अमीर लोग अलग रहेंगे, गरीब लोग अलग रहेंगे, अमीर लोग बड़े बड़े फ्लैट्स में, बड़े बड़े हवेलियों में रहेंगे और गरीब लोग स्लम्स में रहेंगे, जो आया उसने कहीं ना कहीं क्वार्टर्स और वार्ड्स जैसा चीज़ें, क्वार्टर आपने सुना होगा ना, क्वार्टर में रहते हैं, वार्ड्स में रहते हैं, क्रिएट किया। और कहीं ना कहीं ये जो क्वार्टर्स हैं वो एक लोकल सोशल डिवीज़न को दिखाते हैं। या अगर आप इंडिया का एग्जांपल लें कि कोई स्लम में रहता है, ठीक है, झुग्गी में रहता है, जो एग्जांपल दिया जाता है, और भाई ये हवेली में रहता है, बंगलों में रहता है, फ्लैट में रहता है, एग्जांपल दिया जाता है। और अर्बन सोसाइटी को अगर हम देखा जाए तो इस मामले में भी सेग्रीगेटेड है लैंग्वेज, कल्चर और एथनिसिटी। आपने सुना होगा कि शहर के जो एकदम अमीरों लोग होंगे वो इंग्लिश से कम में बात नहीं करेंगे, हिंदी में आपको बहुत कम ही लोग बात करते हुए सुपर रिच क्लास में या रिच सोसाइटी में आप देखेंगे। कल्चर डिफरेंट होगा, पॉप कल्चर, हाई कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कल्चर का पार्ट है। आप कल्चर वाला मैं वीडियो देखिएगा 5 मिनट सीरीज़ में तो आपको समझ में आएगा। हाई कल्चर अमीरों का कल्चर है, जहाँ पे एकदम सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, उनका खाना पीना रहना सहना एकदम अलग होता है। एथनिसिटी, भाई ये पर्टिकुलर एथनिसिटी थोड़ा रिचर है, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे किया जा रहा है। सेग्रीगेशन इक्वल टू डिस्क्रिमिनेशन, कोई कर नहीं रहा है, नेचुरली क्रिएट हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हम भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।